बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। जैसे हम जानते हैं कि पीएसएल के बड़े शानदार और ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं और 13 मैचेस हो चुके हैं। आज 14th मैच होने जा रहा है और हम देख रहे हैं कि कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद का मैच है। देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। इस हवाले से देखें तो बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की परफॉर्मेंसेस भी हम देख रहे हैं। टीम्स की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो मुल्तान सुल्तान एज यूजुअल हमने देखा, जिस तरह की लास्ट टाइम की चैंपियन थी, अभी तक वो चैंपियन नजर आ रही है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि बॉलिंग के अंदर भी शादाब नंबर 1 है, बैट्समैन के अंदर हम बात करें तो फ़खर नंबर 1 जा रहे हैं। तो इस पे आज बड़ी लंबी डिस्कशन करेंगे और इसमें डिस्कशन के लिए ओबियसली हमें बड़े ऐसा बंदा ज़रूर चाहिए होता है कि जो इस फील्ड के अंदर बहुत ही ख़ास अहमियत रखता हो। हमारे साथ इस पे डिस्कशन करने के लिए वेरी स्पेशल, वेरी ऑनरेबल मिस आलिया रशीद हमारे साथ है। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फन। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें टाइम दिया। मैम मैं रादर दैन हम पीएसएल की डिस्कशन करें उससे वाले, क्योंकि एक्सक्लूसिव आपके साथ शो कर रहा हूं तो काफ़ी फैंस इस हवाले से जानना चाहते हैं, क्योंकि फीमेल की टेंडेंसी हमने देखा क्रिकेट में कम होती है। चले हाल दो कि क्रिकेट की तरफ अब लड़कियां काफ़ी आ रही हैं, बट एनालिस्ट हमने आपसे पहले किसी को प्रोमिनेंट देखा नहीं। तो थोड़ा सा अपना बताइए कि आपने कैसे अपना जर्नी को स्टार्ट किया और कैसे फीलिंग आई कि मैं क्रिकेट के अंदर इतनी गहरी नजर रखूंगी कि मर्दों को पीछे छोड़ दूंगी। तो वो जरूर हमसे शेयर करें पहले। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं ऐसा नहीं समझती कि मैं किसी को पीछे छोड़ दूंगी। मेरा ख्याल है कि बस मेहनत पे यकीन रखना चाहिए और गेम से इंटरेस्ट असल में मैंने बहुत छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। मैं स्कूल में पढ़ती थी, तब से मैं क्रिकेट मैगजीन में जॉब करती थी और उसके साथ साथ जाहिर है कि मैंने पहली जॉब ही क्रिकेट मैगजीन में की, तो उसके साथ साथ जाहिर है ग्राउंड में जाना और इंटरेस्ट लेना। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो प्लेयर्स में इतना नहीं रहा, मुझे गेम में ज्यादा इंटरेस्ट था। लड़कियां बच्चियां होती हैं ना जो प्लेयर्स होते हैं उनके बहुत फैन हो जाती हैं या बहुत ज्यादा उनके पीछे होती हैं, तो इस तरह की कोई वो ख्वाहिश मुझे कभी नहीं रही और मैं हमेशा बस मैचेस के ऊपर बहुत फोकस करती थी। और मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल एंकर हूँ स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की स्पेशली, जो पीटीवी पे जहाँ से मैंने काम शुरू किया था। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, एक तो अच्छी बात यह है कि मुझे जाहिर है चांसेस मिले इस चीज में। मैंने द न्यूज में जर्नलिस्ट रही हूँ, मैंने किताबें भी लिखी इमरान खान और जहांगीर खान पे। मैंने एक बुक लिखी स्क्वॉश के जो बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं पाकिस्तान के, और जहांगीर पे वो छपने वाली वाहिद किताब है आज तक। तो उस पर भी मैंने बहुत मेहनत की थी और उसके अलावा मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेयर्स के बहुत इंटरव्यूज किए, रेडियो पे प्रोग्राम्स किए। मेरा ख्याल है एक चीज जिस पर मुझे बहुत फख्र रहता है वो ये है कि मैंने 14 दिन लाइव ट्रांसमिशन की थी पीटीवी से हॉकी वर्ल्ड कप की 1990 की। अच्छा। तो वो मेरा एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि कोई तजुर्बा नहीं था पीछे लाइव करने का, और फिर अकेले आप बिल्कुल 14 दिन, और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स दुनिया के आए हुए थे, वो स्टूडियो आते थे, उनसे बात करना सारा कुछ, तो बड़ा अच्छा, मैं सीखा बहुत कुछ। तो ये लर्निंग प्रोसेस आज तक चल रहा है, जब तक आप तवज्जो देते हैं। और लर्निंग पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ और जो मैं अक्सर ट्विटर के जरिए क्रिटिसाइज करती हूँ प्लेयर्स को, जिस पे लोग बहुत बुरा मनाते हैं जी ऐसे ही। उसके पीछे मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये होती है कि अपना 200% आपको देना चाहिए, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो। तो बस वो थोड़ा सा आज लैक होता हुआ नजर आता है, तो थोड़ा अफसोस होता है कि ये एक प्लेयर अगर कहीं से कहीं पहुंच सकता है तो वो इतना फोकस और इतना ग्राइंड होने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको शायद बहुत छोटी उम्र में पैसा, शोहरत सब कुछ मिल गई है। तो ये थोड़ी ऐसी चीजें हैं जिन पे नौजवानों को बुरा नहीं मनाना चाहिए, और जो हमारे सीनियर्स हैं उनको जरूर इन प्लेयर्स को ये बताते रहना चाहिए, चाहे वो सीनियर क्रिकेटर्स हो या कोचिंग स्टाफ हो या इवन जर्नलिस्ट हो। मेरे साथ तो जितने भी नौजवान इन टच रहते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको, जो थोड़ा बहुत भी इल्म है मेरे पास, मैं उनको गाइड करने की जरूर कोशिश करती हूँ। तो बस इसी तरह ये सफर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। उसमें मेरे लिए एक नई चीज थी जो आपने हॉकी वर्ल्ड कप का बताया। मैं तो ये समझ रहा था कि आपकी जो सारे का सारा नॉलेज है वो मोस्टली क्रिकेट पे है, तो ये बड़ी एक अच्छी चीज थी। और मुझे खुद भी एक अपॉर्चुनिटी मिली साल 2 पहले आपके साथ काम करने, 1-2 शोज किए मैंने आपके साथ, और आपकी गेम अवेयरनेस और गेम सेंस तो ऑब्वियसली हम मानते हैं, बट मुझे वो बड़ी इंप्रेसिव लगी कि माशाल्लाह इतनी ज्यादा आपके पास गेम नॉलेज है, और अल्लाह ताला आपको मजीद इसमें कामयाबी दे जी। हमारी दुआएं आपके साथ है। अच्छा, थोड़ी सी आप क्रिकेट पे बात करते हैं। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि पीएसएल का रौनक सज चुकी है, मेला चल रहा है, एक फेस्टिवल का समा होता है पूरे कंट्री के अंदर। तो पहले तो ये बताइए, आपके इस दफा पहली दफा हो रहा है कि पीएसएल पाकिस्तान में होने जा रहा है, कंप्लीट हो, अल्लाह ताला करे कि ये कंप्लीट भी हो और सारे का सारा अच्छे तरीके से हो।
तो कैसे देख रही हैं आपको, कितना ज्यादा ये पीएसएल जैसे एज ए कमोडिटी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड बनने जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि हर दफा इंप्रूवमेंट भी आती जा रही है, तो कितना इंपॉर्टेंस रखती है पीएसएल एज ए ब्रांड फॉर द पाकिस्तानी क्रिकेट? बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। उसकी एक वजह दो एस्पेक्ट हैं इसके। एक तो आप क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें ना, तो क्रिकेट बोर्ड जो पीएसएल के जरिए अर्न करेगा या कर रहा है, वो इस क्रिकेट के फैलाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की फिर पोजीशन में ज्यादा बेहतर होगा। हमारे पास जो हमारा नेशनल जो टूर्नामेंट्स चलते हैं, हमारे काजम ट्रॉफी हो, हमारी पिचेस हैं, हमारी बॉल्स, अब देखें बॉल्स का बड़ा इशू है। 30,000 की एक गेंद अगर कोकाबोरा की आती है एक्चुअल प्राइस पे, और हम असल वाली बॉल लगाते हैं, तो वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता था अभी तक। प्रीवियसली हमने ये चीजें देखी हैं। तो ये जितना आपका क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, उतना ही आपकी क्रिकेट को उसका फायदा होगा। नंबर वन, आप प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सोचिए कि एक कहाँ पे कोई प्लेयर, एक तो आप हमें सबको पता है कि काफी मोस्टली प्लेयर्स जो हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, ये बात बड़ा जरूरी है ध्यान में रखना। तो उसके बाद अगर आपका कोई प्लेयर जो है वो 2.5 करोड़ से लेके आखिरी जो नीचे इमर्जिंग में आए तो 16.5 लाख तक का अगर कोई बच्चा कमाता है, तो ये उसके लिए कितनी जबरदस्त चीज है, सोचने की बात है। क्योंकि ठीक है, हमारी जो काजम ट्रॉफी है या हमारे दूसरे जो इवेंट्स होते हैं, उसमें उनके फीसेस हैं, उसमें अच्छे पैसे उनको अब मिलना शुरू है। पिछले 2 साल से ये चीज भी शुरू हुई है कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे अच्छी अमाउंट मिलना शुरू हुई है, वरना पहले तो ऐसा नहीं था। और उसके अलावा ये है कि यानी अगर आप ये देखिए कि नौजवान प्लेयर जो है वो क्या कहते हैं इसको, ड्रेसिंग रूम में अगर वो सीनियर्स के साथ बैठ के शेयर कर रहा है, और वो सिर्फ गेम अवेयरनेस नहीं उसको मिलेगी, उसको उठना बैठना, बात करने की तमीज, एक प्लेयर कैसे इवन अपना सामान कैसे रखता है, बड़े स्टॉलवर्ड्स होते हैं। अच्छा, वो प्लेयर चाहे हमें इसमें एक नेगेटिव कह लें या एक लोग इस बात करते हैं कि जी सारे ओल्ड प्लेयर्स हैं या रिटायर्ड प्लेयर्स को ले आते हैं, तो इवन वो रिटायर्ड प्लेयर्स जो अपनी क्रिकेट टीम में अगर रिटायर्ड हो, नेशनल टीम में, या नहीं भी हो, या उनको पिक नहीं किया जा रहा, तो आप देखें इसका कितना फायदा है कि हमारे लिए वो प्लेयर्स जो हैं, हमारे क्रिकेटर्स के लिए तो वो बहुत बड़े बड़े नाम है ना। शेन वॉटसन आए, जैसे फेफ डुप्लेसी आए, या केविन पीटरसन थे पहले। एग्जैक्टली। तो फिर आप उसके बावजूद आप देखते हैं गौर से एज ए प्लेयर कि ये कैसे इस आदमी का बिहेवियर कैसा है ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड से बाहर, पार्टी में बैठ के, इवन शावर लेता है, अपना सामान कैसे पैक करता है। ये बड़ी छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं, लेकिन उसके बाद वो सीखने का एक अमल है जो पीएसएल ने प्रोवाइड किया है बेसिकली। तो आप दोनों तरह से देखें कि अच्छा, फिर वो कॉन्फिडेंस का लेवल कितना बढ़ जाता है। आप सोचें कि आप सिर्फ नेशनल अपने टीम में खेले हो, डोमेस्टिक खेले हो, और आप एकदम से जाके इंटरनेशनल में जब फेस करते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है गेम के उससे भी लेवल पे भी, लेकिन कंडक्ट के लेवल पे भी। तो जब आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने यहाँ, अपने ग्राउंड पे, अपनी ड्रेसिंग रूम में उनके साथ बैठते हैं, तो आपके अंदर एक एतमाद बढ़ता है कि नहीं, मैं आगे जाके दूसरे प्लेयर्स को भी फेस कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जो जिससे आप सीखने का और कमाने का भरपूर आपको मौका मिल रहा है। पाकिस्तान का एक क्या कहना चाहिए, सॉफ्ट फेस है ये, और कल्चरली, और उसके अलावा एक चीज जो बहुत अच्छी हो रही है, हमारे हीरोज जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए हैं पीसीबी ने, तो ये सारी चीजें ओवरऑल बहुत अच्छी हैं, बहुत मजे की चीजें। अब धानी को देखिए, धानी कितने मजे से विकेटें लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो एंजॉय करवाते हैं, जो एंटरटेनमेंट है, T20 इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट ना बेसिकली। तो मजा आता है उनको देखने का, जिस तरह वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। बल्कि कल तो मैं सोच रही थी कि इमरान ताहिर पीछे रह जाएंगे जितना वो दानी से। अच्छा मैम, अगर मैं पीएसएल को ओवरऑल देखता हूँ ना, तो मुझे इसमें सारे बॉक्सेस टिक्स नजर आते हैं मुझे, इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, जिस तरह आपने भी बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया। बट एक मुझे हमेशा इस पे एक कंसर्न रहा है, रिजर्वेशन मेरी रही, वो ये रही कि हम उसमें देख रहे हैं कि हमारी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो भी अनफॉर्चुनेटली पीएसएल बन गया है। जो मेरा मानना यह है कि जो लड़का काजम ट्रॉफी खेलता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा आपके लेवल है डोमेस्टिक के अंदर, वो होना चाहिए। अगर पीएसएल के शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर 4 ओवर या 20 ओवर के अंदर उसने किसी ने अच्छी बैटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर ली, चले आप उसको एक पार्ट तो रख सकते हैं, बट एक्सक्लूसिवली पोर्शन नहीं देना चाहिए एज फॉर सिलेक्शन इज कंसर्न। तो आपको लगता नहीं है कि इधर आके बोर्ड थोड़ा सा
मिस्टेक कर गया इधर, या वो मिसलीड हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हाइप बहुत ज्यादा होती है पीएसएल की, और उनसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते इस चीज को। देखिए, इसको ना बहुत ओवरवेलमिंग है, और ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है जो आपने रेज किया है, क्योंकि मैं भी इस पर सोचती रहती हूँ और बात भी करती हूँ, वसीम से भी मेरी बात होती रहती है। ये बहुत ही गलत चीज है। अब मिसाल के तौर पे धानी का भी मैंने जिक्र किया, आप सोचें कि पहले पीएसएल के बाद धानी को हमने टेस्ट टीम के साथ भेज दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे T20 में परफॉर्म किया था उन्होंने। T20 में परफॉर्मेंस पे हमने टेस्ट टीम में, ठीक है उसने खेलना नहीं था, ये मैं मानती हूँ कि एक ट्रेनिंग का ये एक्सपोजर भी बहुत जरूरी होता है कि आप साथ ट्रैवल करते हैं, साथ टीमों के रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नेट में साथ होते हैं, वो सही है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा इशू है जिसको हमें मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो सिलेक्टर्स हैं उनका काम है बहुत ज्यादा इस चीज को समझने का, और क्रिकेट बोर्ड को इसमें अपना रोल खासतौर पर रमीज राजा के आने के बाद ज्यादा मेरा ख्याल है इस पर फोकस होना चाहिए कि T20 की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट मैच नहीं खिला सकते। अब मुझे एक बात बताएं, जाहिद महमूद बेचारे का क्या कसूर था? वो उसने T20 में 3 विकेटें ली थी यहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हाँ, अब वो प्लेयर जो है वो हमारे कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक हमारी नजर में, और उनको भी टेस्ट में डाल दिया गया था तब। जी, वही मैं कह रही हूँ कि टेस्ट में डाल, मतलब हम थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट में नहीं कर सकते होंगे परफॉर्मेंस, लेकिन ये थोड़ी सी चीज हमें देखनी चाहिए। मगर ये एक चीज मैं बताऊं इसके साथ साथ रिलेटेड ये है कि हम जो क्लब लेवल पर T20 करवा रहे हैं ना, इससे बड़ा कत्लेआम कोई नहीं हो सकता क्रिकेट का। इसलिए कि यहाँ से खराबी पैदा हो रही है, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको 4 डे क्रिकेट की आदत नहीं रही है, और पीएसएल पे जो इतना ज्यादा फोकस है उसकी वजह वो पैसा और वो शोहरत है जो आपको रातों रात मिल रही है, जिसकी वजह से प्लेयर्स का जो रुझान है, उनकी जो प्रायोरिटी है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। टेस्ट क्रिकेट कोई खेलना ही नहीं चाह रहा, और सबका फोकस ये है कि हमें T20 का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हम किसी तरह भी T20 में आ जाएं। तो उसकी वजूहात ढूंढनी चाहिए। उसकी वजूहात टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए आईसीसी को भी काम करना है और क्रिकेट बोर्ड को भी काम करना है, और जो प्लेयर्स उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अब्दुल्ला शफीक, देखिए वो टेस्ट में भी परफॉर्म कर सकता है जिनका टेम्परामेंट है, या कामरान गुलाम, अब लाहौर कलंदर ने उनको पिक करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि इन प्लेयर्स को वो एक्सपोजर मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। और इस तरह फरहान को कराची ने पिक किया है, वो नेशनल T20 में भी बहुत अच्छा खेला है। तो ऐसे प्लेयर्स को सामने लाना है, मगर सिलेक्शन करते वक्त आपको ये जरूर देखना होगा कि किसका टेम्परामेंट किस फॉर्मेट के लिए मुनासिब है। जी, शो में बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। मैम आलिया शी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मैडम, उसमें मेरा एक और कंसर्न भी ये है कि टेस्ट, जिस तरह आपने बात की कि टेस्ट क्रिकेटर जो है वो ओडीआई और T20 खेल सकता है, बट मेरा मानना यह है कि T20 प्लेयर जो है वो ओडीआई और शायद टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकता। दूसरा इसमें यह है कि इस बोर्ड की बात करें, इस रिजीम की बात करें, इस पर मैं आपसे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। पहले मैं इसका आंसर ले लूं। अभी इन्होंने विमेन पीएसएल की भी बात की और अंडर 19 पीएसएल की भी बात की। आप, मेरा कंसर्न उस पर यह है कि अगर आप बच्चों को, जिस तरह आपने अभी बात एक पॉइंट आउट की कि अगर आप छोटे बच्चों को भी इस तरफ टेंडेंसी में ले आएंगे कि आपने T20 खेलनी है, उनको ल्योर कर देंगे, पैसा दे देंगे, तो वो शॉर्टकट वाला जो एलिमेंट है उनके अंदर आप इस एज में डेवलप कर रहे हैं। आज मेरा मानना यह था कि आपने अगर कोई उनको इंसेंटिव देना है या कुछ देना है तो आप टेस्ट क्रिकेट का देते, ताकि उनके अंदर टेम्परामेंट पैदा होता। तो आपको लगता नहीं है कि बोर्ड इधर थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा डेविएट करके अपनी थिंकिंग में, अगर आप इतने अंडर 19 के बच्चों को पीएसएल के ट्रैक पे डाल रहे हो? मसला पता क्या हो गया है कि ये जो मनी स्पीक्स, और पैसा जब आ रहा होता है या उसके जराए आपको हासिल होते हैं, तो वही बात है कि हर क्रिकेट बोर्ड, अब हम क्रिकेट बोर्ड को क्या बुरा कहें, हम आईसीसी जो है वो खुद जो T20 देखें, अभी इस साल भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, तो T20 की जो अहमियत है वो कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा बढ़ गई है, या उसकी कमर्शियल वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे मैं और आप पसंद भी करें या ना करें। तो ये शायद एक ऐसा पॉइंट है जिसको सामने रख के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या कमर्शियल वायबिलिटी की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन जहां तक क्रिकेट को डेवलप करने का ताल्लुक है, अगर क्रिकेट बोर्ड का काम क्रिकेट डेवलपमेंट है तो उसके लिए उन्हें सीरियस क्रिकेट पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि टेम्परामेंट नहीं बनता प्लेयर्स का जब तक कि वो बड़ी क्रिकेट, लंबी क्रिकेट नहीं खेलते। तो ये इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद ही सोचना पड़ेगा कि आया वो करने जा रहे हैं ऐसा, तो क्या वो मुनासिब होगा या नहीं होगा, और अगर आप कर भी रहे हैं तो उसके साथ साथ
आप वो इंसेंटिव आप 4 डे क्रिकेट वालों को भी दें। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा गैलरी के लिए खेलने वाली बात भी हो जाएगी, क्योंकि T20 को हर कोई इतना ज्यादा पसंद करता है कि मुख्तसर वक्त की क्रिकेट में और 3-3.5 घंटे में आपका मैच खत्म हो जाता है और फिर पैसे और सारा कुछ हाइप सब कुछ मिलती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें इस फैसले को नजरसानी करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके होने का एक और फायदा मैं उठाता हूँ, मुझे ये बताइए, आपने हर 5-6 बल्कि ज्यादा 90 से आप कवर कर रहे हो, तो ये लास्ट जो हमारी रजीम थी और जो करंट रजीम आई है, रमीज राजा एंड हिज कंपनी, आप इन दोनों में क्या देखते हो, डिफरेंस देखते हो? और इनकी जो इकदाम है थोड़े से एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। एक अच्छी चीज तो ऑब्वियसली जरूर हम सारे मानते हैं कि क्रिकेटर अगर चेयरमैन होगा तो उसके बेनिफिट थोड़े ज्यादा हैं। तो ये तमाम इनके जो डिसीजन आप 4-5 मंथ्स में देख रहे हो, इनको कैसे देख रहे हो ओवरऑल? हाँ, मेरा ख्याल है, देखिए एहसान मानी और वसीम खान जब आए थे ना, तो वो बड़ा ही मुश्किल पीरियड था। उन्होंने कुछ फैसले बहुत अच्छे भी कर लिए और कुछ फैसले वो करने पे मजबूर भी थे। मिसाल के तौर पे अगर हम डिपार्टमेंट्स क्रिकेट को बंद करने की बात करें, तो ये सबको पता है कि ये उनका या किसी बोर्ड का फैसला नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है, और जो कि हर बोर्ड जो है उसको हर सूरत इम्प्लीमेंट करना ही था। तो ये हुआ, मगर जो उन्होंने आके फौरी तौर पे जिस तरह से मिक्की आर्थर को हटाया और जो एक प्रेशर था, सरफराज को उसके बाद रिमूव किया और मिसबा को उन्होंने फौरी तौर पे सारे राइट्स दे के बना दिया, हेड कोच भी और चीफ सेलेक्टर भी और सब कुछ, वो बहुत हैफेजर था। उनको चाहिए था थोड़ा सा वक्त लेते, क्योंकि वो खुद नए थे। मतलब एहसान मानी साहब तो चले फिर भी सिस्टम को समझते हैं, वसीम खान साहब तो नए आए थे ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको पाकिस्तानी कल्चर, क्योंकि पाकिस्तानी कल्चर जो है वो हमारी बड़ा प्रिवेल करता है हमारी मेंटालिटी में, हमारे डिसीजंस में, तो उसको थोड़ा सा उनको पहले समझना चाहिए था। इस वजह से मेरा ख्याल है कहीं वो मार खा गए। मगर मैं उनको बहुत अप्रिशिएट इस चीज पे करूंगी कि अगर आज ऑस्ट्रेलिया भी आपके पास आ रही है, दुनिया की दूसरी टीमें आ रही हैं, तो उसके पीछे वो वाकई बहुत मेहनत की है सानवानी और वसीम खान ने। अनलकी रहे वसीम खान इस लिहाज से कि ये जो न्यूजीलैंड आई और आके चली गई, ये बहुत बड़ा ब्लो था, वरना ये क्रेडिट तो बेसिकली उन्हीं का था। और जहां तक अब रमीज की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि रमीज राजा जो हैं, एक तो उनकी मुझे एक चीज बहुत पसंद है कि वो सीधी सीधी बात करते हैं, किसी किस्म का घुमा फिरा के कोई चक्कर नहीं रखते, और जो फैसले क्रिकेट के लिए बेहतर हैं उनको वो देख रहे हैं और वो अच्छे फैसले कर रहे हैं और डरते नहीं है। क्योंकि देखें, उनको प्राइम मिनिस्टर ने खुद बुला के ये जिम्मेदारी दी है और जाहिर है कि वो कॉम्पिटेंट आदमी है, तो इस वजह से वो इस चीज का ख्याल नहीं कर रहे कि एक क्रिकेटर और एक नॉन क्रिकेटर, यानी एक कॉर्पोरेट कल्चर का जो आदमी आता है ना, वो बहुत सारी चीजों को एक थ्रू प्रॉपर चैनल देखना चाहता है और उस प्रोसेस का हिस्सा बनाता है और फिर फैसले करता है, उसमें वक्त बहुत लग जाता है। रमीज राजा की ये ट्रेनिंग नहीं है, उन्होंने बस, वो सीधे सीधे क्रिकेटर हैं और उन्होंने आके वो फैसले किए हैं जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए हों, तो उसमें अच्छा लग रहा है और उसमें उनको दाद देनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। हर वो आदमी जो पाकिस्तान क्रिकेट के फायदे की बात कर रहा हो, आई थिंक उसमें बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी बायस के हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा अपना खुद मानना यह है कि जिसको जॉब सिक्योरिटी या जॉब चली जाएगी इसके स्केयरनेस नहीं होती, वो फिर ब्लंट डिसीजन लेता है, और मेरा ख्याल है कि उनको पूरी अथॉरिटी पीएम साहब ने दे के भेजी है। और वसीम साहब की आपने बात की, मैं खुद इस चीज को एग्री करता हूँ कि जितनी भी ये फॉरेन टीम्स आ रही हैं, इसके पीछे सारी एफर्ट एहसान मानी और वो वसीम खान की थी, क्योंकि उन्होंने बड़ा काम किया और एक चीज तो उनके डेफिनेटली क्रेडिट पे जाती है। और मेरी बड़ी कोशिश थी कि आज के शो में हम उनको भी लाइन पे ले हो। मुझे पता चला था कि पाकिस्तान आए हैं और हम उनसे बात करें, बट वो पाकिस्तानी मीडिया से आई डोंट नो क्यों इतने नाराज है कि मेरी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्होंने टाइम नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मीडिया से मैं बात नहीं कर सकता। तो ये तो हम तो सारी चीजों को डिस्कस करना चाह रहे थे, अच्छी चीजों को हाईलाइट भी करना चाह रहे थे। अच्छा मैम, चले ये डिस्कशन तो हमने की, टाइम शॉर्ट है तो मैं कोशिश करूंगा बाकी पीएसएल की भी थोड़ी डिस्कशन आपसे ले ले। टीम्स की बात करते हैं। पीएसएल में लास्ट टाइम की चैंपियन हमने देखा मुल्तान सुल्तान थी, और जिस तरह पहली लेग जो कराची में थी बहुत नीचे थे, बिल्कुल बॉटम पे थे, और जैसे ही अबू धाबी में गई लीग और उसमें बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म की टीम ने परफॉर्मेंस दी, और रिजवान जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दी दैट वाज आउटस्टैंडिंग। अभी भी जिस तरह की एक अनबीटन उनका एक चल रहा स्ट्राइक चल रही है और 5 मैचों में से 5 की 5 विक्ट्री 10 पॉइंट्स के साथ वो नंबर 1 है। एक तो मुल्तान के हवाले से बताइए, एंडी फ्लावर हम जानते हैं बड़े जबरदस्त किस्म के कोच हैं, और रिजवान के हवाले से मैं आपसे पर्टिकुलरली जानना चाहूंगा कि कितनी खूबसूरत किस्म की कैप्टनसी कर रहे हैं।
मेरे जराये के मुताबिक अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म ना करता, T20 जो वर्ल्ड कप था, तो रिजवान आपका रिप्लेस हो सकता था बाबर के साथ और रिजवान आपके शायद कैप्टन होते। बट डिस्पाइट ऑफ इट मुझे अभी भी लगता है कि रिजवान कंटिन्यूसली नॉक कर रहे हैं एज फॉर द कैप्टनसी प्लेस। तो आप कैसे देख रहे हैं दोनों को? देखिए जो जहां तक रिजवान की बात है ना, मैं तो नेशनल T20 में मुझे सन नहीं याद कि कब मैंने देखा था, 14 था या 15, जब इनको देखा था, इन्होंने फिर पहले एज ए प्लेयर खेल रहे थे, फिर उसके बाद इनको लीड करते भी देखा। तो यहाँ पे कोच अब्दुल रहमान साहब को भी मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ कि जिन्होंने इनको सामने लेके आए और सब कुछ। असल चीज पता क्या है कि किसी प्लेयर के अंदर वो फायर होनी चाहिए जो उसको आगे लेके जाए। अच्छा, और उसको ये बात पता हो कि वो आगे जाने का तरीका जो है वो सवाए मेहनत के और कुछ नहीं है। और यही सबसे बड़ी खूबी है जो हम रिजवान के अंदर देखते हैं कि उन्होंने जब वो चैलेंज मिला उनको, जिस तरह से ऊपर खेलने का भेजा गया, नई बॉल को फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, उसका प्योरली क्रेडिट जो है वो उनको खुद जाता है। एक तो ये, दूसरा ये कि कुछ चीजें जो है ना वो अल्लाह की तरफ से वदीयत होती हैं। उनको ये चीज जो अंडरस्टैंडिंग है गेम की, डिसीजन सही करने की, एक जिसको कहना ना स्मार्ट माइंड है उनका, ठीक है। इवन सरफराज का भी माइंड काफी स्मार्ट है। ये स्मार्ट लोग जो होते हैं ना, ये एक्सेल जरूर करते हैं, किसी ना किसी शक्ल और सूरत में जरूर एक्सेल करते हैं, और ये रिजवान की बहुत बड़ी खूबी है। फिर एज ए टीम मैन, जब आप सेल्फिश होके नहीं खेलते, जब आप सबका ख्याल रखते हैं, तो एज ए कैप्टन तो ये आपके वैसे आपको पता है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको इस पे मिल जाते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने मुल्तान को लास्ट ईयर वो लेके गए, वो काफी हैरानकुन था, इसलिए भी कि एक तो शान मसूद को उन्होंने कप्तानी से हटाया था, और ये बड़ा एक यानी कि एक मुश्किल डिसीजन था मेरा ख्याल है। उस वक्त ये बड़ा मुश्किल डिसीजन था, आज नहीं है। तो बहरहाल रिजवान को उन्होंने कप्तानी दी, और साथ साथ और इसी तरह आप देखिए शान मसूद कितना अच्छा खेल रहे हैं। तो सब टीम के लोगों को साथ लेके चलना, मैन मैनेजमेंट जो है वो मुझे लगता है रिजवान की बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और अपनी मेहनत पे यकीन रखना, ये बहुत बहुत जबरदस्त ये चंद चीजें हैं जो खुसूसियात जो उनको आगे लेके जा रही हैं। अभी आप देख लें 5 में से 5 मैचेस जो है मुल्तान सुल्तान जीता हुआ है। तो और क्या चाहिए किसी फ्रेंचाइजीज को कि अगर उसको ऐसी टीम मिल जाए। और सिर्फ अकेले रिजवान का क्रेडिट नहीं है, ये मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिकेट देखें एक टीम गेम है ना। तो इसमें अभी जैसे आज भी कराची का मैच है, प्रीवियसली बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा बात हो रही थी, तो भाई सिर्फ अकेला बाबर आजम तो खेलने नहीं आया ना। बाबर आजम जो है वो वैसे भी फिनिशर नहीं है, उनका एक एंकर का रोल है। अगर ऊपर से शर्जील नहीं खेलेंगे, फरहान नहीं खेलेंगे, 0 पे आउट हो जाएंगे तो वो मुश्किल होगी। प्लस पिक करने का भी एक चीज है कि किसने कौन से प्लेयर जो है वो अच्छे पिक हुए हैं, कौन से नहीं हुए। तो ये कमजोरियां तो चलती रहती हैं, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट होता है इसमें पिक करना, किसी को चांस मिलता है, कोई आदमी को किसी प्लेयर को सोच रहा होता है, दूसरी टीम उसको उठा लेती है, तो ये सब तो चलता है। अच्छा, मैं सेकंड क्वेश्चन मेरा इसी तरफ आने लगा था, बाकी टीम्स पे मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। कराची किंग्स की बात कर लेते हैं। अपने तमाम प्रीवियस मैच वो हारे, आज का डिसीजन देखते हैं हम। अब उसमें बाबर आजम को भी इसी तरह, जिस तरह हमने बात की कि रिजवान को लगाया गया, आसान नहीं था डिसीजन रिप्लेस करना। शान मसूद को इसी तरह इमाद ने भी एक दफा चैंपियन बनाया, और इमाद भी बड़ा श्रूड और बड़ा क्लेवर किस्म के गेम अवेयरनेस वाले कैप्टन माने जाते हैं, और अंडर 19 लेवल पे वो कैप्टनसी भी वो भी कर चुके हैं। अब बाबर को लगाया गया तो ऑनर्स बहुत ज्यादा बाबर पे आ गया, सारा कुछ किया गया। अच्छा, बाबर पे एक मेरा अपनी कंसर्न बहुत ज्यादा रहा, और मैंने इस पे काफी क्रिटिसाइज भी लास्ट PSL में भी किया। जैसे अभी आप बात कर रही है, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करूंगा आपसे। उसमें मैडम मेरा मानना ये है कि रिजवान, अगर कोई भी ग्रेट प्लेयर की बात करते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं टेंदुलकर की बात कर लेते हैं, उस एरा के अंदर माइकल बेवन की बात करते हैं, इंजमाम की बात करते हैं, लारा की बात करते हैं, तो इन तीनों चारों में हमने लारा को, इंजमाम को हमेशा ज्यादा ऊपर रखा, क्योंकि जब ये खड़े हो जाते थे 90% मैच जिता के आते थे। बाबर अगर 20 ओवर खेल रहा है और 170 रन आपने चेज करने हैं, लास्ट PSL के स्टैट्स अगर आप देखें तो 4 मैच ऐसे थे बाबर हाईएस्ट नंबर रन स्कोरर थे PSL में। बट अनफॉर्चुनेटली हमने क्या देखा कि रिजवान जो बाबर जो थे वो मैच फिनिश नहीं कर पाते थे। 4 मैचेस में ऐसा हुआ कि उन्होंने मैच क्लोज नहीं किया, खत्म नहीं किया। इस PSL के अंदर भी 2 मैचेस में हमने देखा कि वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। जब आप नंबर 1 बैट्समैन है दुनिया के, इस पे हमें भी दुनिया में किसी को कोई डाउट नहीं है आपकी सारी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी एबिलिटी के ऊपर, आपके तमाम जो शॉट्स हैं उसके ऊपर। बट अगर आपने ग्रेटेस्ट बनना है, लार्जर देन लाइफ बनना है,
ठीक है, जैसे हमने 3-4 प्लेयरों के नाम लिए, तो अगर आपने वो बनना है तो आपको ये अपने अंदर चीज लानी पड़ेगी। तो आप इससे कैसे देखते हैं कि बाबर ये क्यों रोल प्ले नहीं कर पा रहा? इसलिए कि अभी आपने खुद कहा ना कि ग्रेटेस्ट बनने की तरफ जा रहे हैं। वो अभी वो ग्रेटेस्ट है नहीं, वो तेंदुलकर के लेवल पे नहीं है या वो कोहली के लेवल पे नहीं है। वो एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम फौरी तौर पे उनसे ये फौरी तौर पे तो नहीं मैं कह सकती 4-5 साल से टीम के साथ है, 5 साल हो गए उन्हें, अब तो 5 साल हो गए बिल्कुल, कि ग्रेजुअली उनको इस चीज के ऊपर देखना पड़ेगा। और देखिए, 7 प्लेयर्स को जो खिलाना होता है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर आप शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की चीजों पे गौर करें ना, उनके स्टाइल पे, वो अपने प्लेयर को साथ खिलाते हैं, यानी उनसे बात करते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं। ये सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बाबर ने नहीं किया, मगर ये जरूर है कि उनको एक फिनिशर बनने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसको जो बेहतर बनाते हैं मैच को फिनिश करने के लिए, वो उसको उनको अप्लाई करना पड़ेगा हर सूरत में, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत हाई है। दुनिया के बड़े प्लेयर में शुमार होने लगे हैं, प्लस ये कि पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो लोग बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं, मगर थोड़ा सा वक्त लगेगा सीखने में। कर लेंगे इंशाल्लाह। चले, हमारी तो दुआएं, हमारे कैप्टन है और हम तो चाहते हैं, हमारी इस पे तनकीद का मकसद भी यही होता है, जिस तरह आपने भी अपने ट्विटर की बात छेड़ी, हमारा ऑब्जेक्टिव भी ये होता है कि ये ऐसी एफर्ट लेके आए, क्योंकि नंबर 1 बैट्समैन आप हैं, जब तक फिनिशर के रोल के अंदर नहीं आएंगे, और जब कैप्टन बन जाते तो ऑब्वियसली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर ऑनर्स डबल आ जाता है। एज ए प्लेयर तो है ही है, और आपके ऊपर वो फिनिशर का रोल जब तक नहीं आएगा तो वो चीज लैक करेगी। मैम आलिया से डिस्कशन जारी है, अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, डोंट गो एनीवेयर। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। मैम आलिया से मजीद डिस्कशन जारी करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात हम बाकी फ्रेंचाइज की भी कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर है जी। इस दफ़ा बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की हमने देखा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 4 मैच खेले, 3 जीते, 1 हारे, और हम जो 1 मैच हारे भी, वो भी हारिस रऊफ को बड़ी अच्छी हिटिंग होगी खुशदिल शाह की तरफ से। तो आप क्या लगते हैं कि ये एक इस दफ़ा की अच्छी है? मेरे इनके ऑनर से जब भी बात होती थी, मैं कहता था आप ना पिक अपनी ठीक नहीं करते, आप सारे एक तरह के पावर हिटर ले लेते हो, जब वो करने पे आते हैं तो बहुत बड़ा स्कोर कर जाते हैं, और कभी आपकी क्लैप्स होती है बैटिंग लाइन। जिस तरह फाइनल एक खेला था इन्होंने कराची किंग्स से गेंस, तो उसमें हफीज ने परफॉर्म नहीं किया। एक ही प्लेयर मुझे लगता था जो एंकर करके जाता था इनिंग्स को, वो 0 पे आउट हुए, पूरी टीम इनकी क्लैप्स कर गई। तो आपको क्या लगता है इस दफा पिक अच्छी हुई है, कैप्टन एनर्जेटिक है, नया है, क्या रीजन लगती है, और परफॉर्मेंस को ओवरऑल कैसे समराइज करते हो आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि काफी कुछ बेहतरी मुझे नजर आई है, काफी सेंसिबल पिक्स हुई हैं इस दफा, और खास तौर पे अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम दोनों को पिक करके एक इन्होंने मैसेज दिया है कि ये स्टेबिलिटी जो इनका प्रॉब्लम रहा है ना हमेशा से, वो मिडिल ऑर्डर में इनकी स्टेबल नहीं होता था कोई भी, और यही होता था कि ऊपर से जो हार्ड हिटर्स होते थे वो छा जाते थे। अच्छा, वो हार्ड हिटर्स अगर जैसे कल बल्कि इस्लामाबाद के साथ भी हुआ है कि अगर वो एक दफा फेल हो जाएं तो नीचे सब जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं, या फिर लोअर ऑर्डर पे आके आपके पास डेविड विजे आ जाता है, या डंक जो है उन्होंने एक दफा वंस इन अ ब्लू मून वो परफॉर्म करते हैं जो उन्होंने किया। तो इस दफा ये थोड़ी सी पिक में मुझे सेंसिबल लगे। उस डेफिनेटली जो बॉलिंग अटैक इनके पास है राशिद खान समेत, वो किसी और टीम के पास है जितना अच्छा बॉलिंग अटैक नहीं है। और जमान को जिस तरह इस्तेमाल किया है कल शाहीन ने, आपने देखा, मैं शाहीन की बहुत तारीफ करना चाहूंगी जिस तरह से वो, देखें वही बॉल और वही बल्ला होता है ना, असल चीज क्या होती है कि आपका माइंड किस तरह काम कर रहा है। अगर सही एरियाज में गेंद नहीं पड़ रही तो बॉलर जो है, इसका मतलब है वो वेवर्ड हो गया मेंटली तौर पे। उसको फोकस को वापस लाने के लिए कप्तान का बहुत जरूरी होता है कि वो उसको हौसला देता रहे, दाद देता रहे, उससे प्यार से बात करता रहे, उसको समझाता रहे, जो कि कल हमने देखा कि शाहीन ने हर बॉल के बाद किया। तो एक कप्तान की हैसियत से उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। और ओवरऑल पॉजिटिव ये है कि फखर जमान में बहुत इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। पहले के मुकाबले में फखर जो है वो अब एक सेंसिबल और मैच्योर नजर आ रहे हैं, उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत बेहतर हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो वेट कर रहे हैं, हर बॉल को नहीं मार रहे। जो स्लोगिंग करते थे, हर बॉल पे हिट करने की स्लोगिंग शुरू कर देते थे, वो बड़ी इंप्रूव होगी उनकी। वो नहीं, तो ये बहुत बड़ा चेंज है मेरे ख्याल में, और जिसका भरपूर फायदा जो है वो लाहौर कलंदर उठा रहा है। और माशाल्लाह आप देख लें, इस वक्त अभी उनके 6 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो
लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली बात है कि शाहीन ना सिर्फ नई बॉल से विकेट लेते हैं बल्कि अपनी टीम को ऊपर लेके भी जा रहे हैं, तो गुड लक टू हिम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे भी 2-3 टीम रहेगी, इनकी भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, वो भी 4 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे। शादाब को भी हम देख रहे हैं कि एज ए बैट्समैन भी बड़ा अच्छा इवॉल्व हो रहे हैं, एज ए कैप्टन भी वो काफ़ी अच्छे डिसीजन लेते हैं। इस टीम फ्रेंचाइज को कैसे देखते हैं इनके? बट बॉलिंग मुझे कोई खास नज़र नहीं आ रही। हसन अली को भी बहुत ज़्यादा रन स्कोर हो रहे हैं, बाकी भी जो उनके बॉलर्स हैं, वसीम को देखें, मोहम्मद वसीम को, वो बहुत रन कंसीड कर रहे हैं। तो बॉलिंग इस दफ़ा इनका थोड़ा मुझे वीकर लिंक नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बैटिंग पे इनकी फिलॉसफी जो है ना वो हमेशा से ये रही है कि इनके टॉप ऑर्डर जो है वो बहुत जबरदस्त हो, और हम देख रहे हैं कि स्टर्लिंग जितने जबरदस्त प्लेयर हैं और फिर इस तरह से हेल्स खेलते हैं, मनरो भी आ चुके हैं अब तो बहुत। हाँ जी, तो ये बिल्कुल ऊपर इस तरह रहता है। उसके बाद फिर बॉलिंग जो है उसमें की जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो इसी में नजर आ रही है कि बाहर के भी बहुत ज्यादा अच्छे बॉलर जो है वो नहीं उठाते। मेरा ख्याल है अभी मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जो भी एक बॉलर खेल रहा था, मुबस्सिर ऑफ स्पिनर जो था, मुबस्सिर की बात करें? नहीं, एक फॉरेनर जो है उसकी बात कर रही हूँ। तो ये एक मेरा ख्याल है कि हाँ, मर्चेंट डीलंगा मेरा ख्याल है उसका नाम था, मर्चेंट डीलंगा। तो वो काफी एक्सपेंसिव भी रहे। तो बॉलिंग ही का इशू है, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूर तारीफ करनी चाहिए कि शादाब की परफॉर्मेंस वापस आ गई है जी, ये मिडिल ओवर्स में। अगर स्पिनर जो है आपको विकेट लेके दे रहा है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने 5 ली, फिर 4 ली। बहुत ही मजा आ रहा है कि शादाब, क्योंकि इसलिए मजा आ रहा है कि शादाब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत इंपॉर्टेंट अहम पार्ट है, और हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है, तो उनका परफॉर्म में आना बड़ा जरूरी था। तो वो बहुत अच्छा माशाल्लाह परफॉर्म कर रहे हैं। एज ए कैप्टन भी कोशिश, मेरा ख्याल है कि ये जो कल का मैच था ये इस्लामाबाद को जीतना चाहिए था। खास तौर पे आप ये देखिए कि आसिफ अली भी फिनिशर हैं, उनको इसीलिए मशहूर हैं कि वो फिनिश कर सकते हैं एंड में जाके, और आजम खान दोनों हिटर्स हैं, और दोनों जो हैं वो नहीं मार सके और नहीं जिता सके अपनी टीम को, जो कि बहुत ही अफसोसनाक बात थी मेरे ख्याल में। या फिर कह लीजिए कि जमान की को क्रेडिट जाता है इसका कि उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग की, और लेकिन देखिए अच्छे बॉलर को डिस्टर्ब करना बैट्समैन का ही काम होता है। अच्छा, इसमें दूसरा एक मैं आपका बड़ा वैलिड पॉइंट आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। शुएब मलिक का कल मैंने देखा 14 बॉलों पे 11 किया, फिर आउट हो गए। अफरीदी की परफॉर्मेंस हमने देखी काफी डाउन रही। हफीज भी हमें उस तरह जिस तरह हर दफा परफॉर्म करते इस PSL में आउट ऑफ सॉक्स नजर आ रहे हैं। तो चले ड्रेसिंग रूम या नामों के लिहाज से तो बात ठीक है, क्या आपको लगता नहीं है कि अब इनको खुद से ही साइडलाइन हो जाना चाहिए, खुद से अच्छे नोट के ऊपर? क्योंकि T20 है, यंगस्टर की गेम है, एग्रेशन है। हमारा कल्चर में ऐसी ये कोई टेंडेंसी रही नहीं है कि सीनियर खुद छोड़ के चले जाए जब तक कोई बहुत ज्यादा बात ना की जाए। तो आप इन सारे सीनियर्स, इनके अलावा भी सुहेल तनवीर है, उनसे परफॉर्मेंस इस तरह नहीं, इमरान सीनियर है, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट है जिनको मैं देखता हूँ ना अगर, तो वो चीजें इस PSL में बिल्कुल इनकी आउट ऑफ कलर नजर आ रही है। तो इस सीनियर के रोल को कैसे देखती हैं आप? देखिए, हर आदमी जो है वो खेलने का ख्वाहिशमंद होता है और उसको खेलना चाहिए जब तक कि वो अच्छा खेल सकता है। फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मगर ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, ये बेसिकली एक बिजनेस है। अब अगर शाहिद आफरीदी के आने से कोयटा ने वो माइलेज ले लिया मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको लेना था, तो जाहिर है उनको इस पर एडवांटेज हुआ। तो बेसिकली सादा लफ्जों में मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे क्रिकेट की खिदमत करने नहीं आ रहा। ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट इज अ बिजनेस, और बिजनेस है इसी वजह से कट शॉर्ट कंपटीशन भी है जिसमें आपको बड़े नाम भी रखने पड़ते हैं, और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस ये कि टीम के बैलेंस के लिए भी, कि अगर आप बहुत हार्ड हिटर्स एक तरफ रख रहे हैं तो हफीज और मलिक जो हैं ये आके कैंकर का रोल करके या फिनिशर का रोल करके हेल्प कर सकते हैं। मगर आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि लायबिलिटी नहीं बनना चाहिए सीनियर प्लेयर्स को, लेकिन इसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगी, ये तो पिक करने वालों का कसूर होगा ना। फिर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है उसको देखते हुए सब करते हैं। आप किसी भी प्लेयर पर खेलने के दरवाजे नहीं बंद कर सकते जब तक कि वो खेलना चाहता है या उसकी ख्वाहिश रखता है या उस तरह परफॉर्म कर रहा है। या तो फिर इतने जबरदस्त प्लेयर्स हो ना हमारे पास। ऑनेस्टली अगर आप बैठे ना पेपर पे लेके कभी टीम में बनाने, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितना मुश्किल काम है, इसलिए कि हमारे पास बड़े नाम या बड़े प्लेयर्स बहुत ज्यादा सर्किट में मौजूद ही नहीं है। या और फिर चूंकि अगेन मैंने कहा बिजनेस है, तो कोई भी ये रिस्क नहीं ले सकता कि बिल्कुल यंगस्टर्स को डाल के वो सबको सीनियर्स को फारिग कर दे। इसका एक ब्लेंड बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं लास्ट नोट के ऊपर ना कोयटा ग्लैडिएटर रहेगी उसकी बात कर लें। लास्ट 5 सीजन की अगर पहले बात करें हम, जो पहले इनिशियली 5 सीजन थी तो सबसे बेस्ट टीम कंसीडर किया जाता था और सबसे कंसिस्टेंट टीम भी इनको माना जाता था। बट लास्ट
सीजन में भी इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी रही, इस दफ़ा भी सेकंड लास्ट के नंबर के ऊपर हैं, 4 में से सिर्फ 1 मैच जीते, 3 हारे। पैनिक काफ़ी नज़र आ रहा है, डग आउट सरफराज काफ़ी पैनिक नज़र आ रहे हैं, एग्रेशन उनकी तरफ से काफ़ी नज़र आ रहा है। अभी भी मेरा मानना यह है कि शायद पाकिस्तान में बेस्ट कैप्टन सरफराज ही हैं, अगर आप पूरे तमाम प्लेयर्स गेम अवेयरनेस के लिहाज से। बट काफ़ी ज़्यादा उनकी चीज़ें, जब से वो बेचारा 1 साल से डग आउट में पाकिस्तानी टीम के साथ भी बैठा है, तो क्या आप इस टीम को कैसे देखते हैं और सरफराज को अब एज ए कैप्टन कैसे देख रहे हैं? क्या वो बहुत डिप्रेशन का शिकार है? कुछ क्या मुश्किलात उनके लिए पैदा हो रही हैं? देखिए, बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान चीज नहीं है कि एक आदमी जो है वो एक टॉप टीम का कप्तान हो, आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवा के लाया हो, और उसके बाद वो अच्छा आपकी टीम इतने सालों तक नंबर 1 रही है और आपने उसको वो दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया। ये एक, मेरा ख्याल है इस फैसले को मैं कभी माफ नहीं कर सकती क्रिकेट बोर्ड के, जो उन्होंने T20 में, आप दूसरे फॉर्मेट जरूर कप्तान बदल लेते, लेकिन T20 में सरफराज को चेंज करना एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। और इवन मिकी आर्थर को भी मैं समझती हूँ, बिल्कुल ठीक। उसके अलावा ये है कि सरफराज ज़हनी दबाव का शिकार जाहिर है होंगे, इंसान है, फीलिंग्स हैं, वहां से आप टीम से भी बाहर हो जाते हैं, फर्क पड़ता है। लेकिन क्वेटा की आप बात कर रहे हैं, देखिए क्वेटा की जीत की में मेरा ख्याल है कि शेन वॉटसन ने इब्तदाई दौर में बहुत ज्यादा मैटर करती थी उनकी परफॉर्मेंस, बड़ा रोल था उनका, यानी जो बाहर के अच्छे प्लेयर्स थे वो उनके लिए बड़ा अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन होता था, जो अब हमें उस तरह से प्लेयर्स भी नजर नहीं आ रहे। अब स्टार्ट होना, फिर बॉलिंग में भी इशू आ रहे हैं, अब वो हसनैन को भी बेचारे को पाबंदी लग गई है, तो ओवरऑल थोड़ी सी चीजें जो हैं वो मुख्तलिफ हुई भी हैं, कुछ वक्त लगेगा इस चीज को मेरा ख्याल है ठीक होने में, मैनेज होने में, मगर टीमें ऊपर नीचे होती हैं। ज़ल्मी और क्वेटा ने बहुत शानदार दौर देखा और अब दूसरी टीमों का चांस आ रहा है, तो ये तो चलता है गेम, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर जो अपनी वीकनेसेस होती हैं वो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज को पता होती हैं और वो उसके ऊपर हर दफा कोशिश करते हैं कि उसको इम्प्रूव करें। तो नदीम भाई भी बहुत जबरदस्त हैं और नबील जो उनके साथ काम करते हैं वो बहुत अच्छे क्रिकेटिंग माइंड है उनका, पिक करने में सारी चीजें। अब कप्तान जो है ना, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मुझे तो वैसे पिछले साल के मुकाबले में इस साल सरफराज बेहतर नजर आ रहे हैं मेंटली। पिछले साल वो बहुत डाउन थे, हालांकि उन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेली, लेकिन पिछले साल वो बहुत चेहरे से ही बहुत डाउन लगते थे, मगर अब इस दफा बेहतर नजर आ रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और हम उम्मीद करते हैं तमाम टीम अच्छा कंपेटिटिव क्रिकेट खेलें और PSL की जो खुशियां हम लोग देखते रहे। मैम अगेन आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर आपको कभी दावत देंगे। नाज़रीन, आप मालिया रशीद की ज़बरदस्त गुफ्तगू सुनी, तमाम इनके एनालिसिस पे डिस्कशन भी सुनी। PSL के मैचेस हो रहे हैं, हम आइंदा भी अपने शोज के अंदर इस पर डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।